शहर के एक पुराने मंदिर के दरवाजे पर रोज एक जवान विधवा डॉक्टर आती थी। नाम था उसका प्रिया। वो पूजा करती और बाहर बैठे एक बूढ़े फकीर को खैरात देकर घर लौट जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन मौसम बदल गया। बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। प्रिया ने जैसे ही खैरात देने के लिए हाथ बढ़ाया, फकीर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रिया के कदम रुक गए। उन्होंने फकीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर ना कोई मजाक था, ना दीवानगी। ये कैसा सवाल था? क्या वो पागल था या ये किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो पैसे और बारिश से बचकर बैठो। मगर फकीर ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर प्रिया अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका जहन उसी वाक्य में उलझा रहा। क्या ये फकीर वाकई आम आदमी है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे रोहन की याद दिलाता है? रात को जब वो घर लौटी तो खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। आखिर वो तो बस एक भिखारी है। मगर अगले दिन जैसे ही उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, सिर्फ एक मौका दीजिए। प्रिया को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगो। अपनी हद में रहो। मगर भिखारी ने नजरें नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है, आपको लगता है कि मैं पागल हूं। प्रिया की बात पर फकीर ने एक लम्हे को नजरें झुकाईं, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपके लिए वो कुछ कर सकता हूं जो शायद कोई और न कर सके। उसके लहजे में इतना एतमाद था कि प्रिया को एक पल को हैरत हुई। एक फकीर जो आमतौर पर खामोश बैठा रहता था, आज इतने यकीन से बात कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा झलक रहा था। प्रिया ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? फकीर ने जवाब दिया, इस शहर में एक बड़ा नशा फरोश गिरोह काम कर रहा है। मैं आपको उनका पता दे सकता हूं। प्रिया हैरान रह गई। एक फकीर और ऐसे गिरोह की मालूमात? उसे लगा कि जैसे कोई मजाक हो, मगर डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत थी कि हर बात को फौरन रद्द न करे। उसने सोचा, अगर ये सच भी है तो मैं पुलिस को बता सकती हूं। उसने तफसील पूछी तो फकीर ने बताया कि कल रात मैंने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड़ी डील की बात कर रहे थे। उनके हुलिये और जगह दोनों याद हैं। प्रिया ने इस बात को पूरी संजीदगी से न लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने पुराने मरीज इंस्पेक्टर अमित पटेल से बात की। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हैरत अंगेज खबर दी, डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम की आपने बात की थी वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा नशा फरोश गिरोह पकड़ा गया है। भारी मात्रा में नशे की चीजें बरामद हुई हैं। प्रिया दंग रह गई। एक फकीर को ये सारी मालूमात कैसे मालूम हो सकती हैं? उसने फैसला किया कि वो अगले दिन मंदिर जाकर खुद फकीर से ये सब पूछेगी। सुबह वो मंदिर पहुंची और फकीर पहले की तरह चबूतरे पर बैठा हुआ था। प्रिया उसके करीब जाकर बैठ गई और आहिस्ते से पूछा, तुमने इतनी पक्की मालूमात कैसे दी? तुम कौन हो? सच सच बताओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में ऐसा राज छुपा था जो प्रिया को उलझाता जा रहा था। उसके बाद कई दिनों तक फकीर ने प्रिया को शहर के अलग अलग इलाकों में हो रहे जुर्मों की खबरें दी और हर बार वो खबरें बिल्कुल सही निकलती थी। प्रिया अब उसे आम फकीर नहीं समझती थी। वो अब जान चुकी थी कि इसके पीछे कोई बड़ा भेद है, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो उस पर दबाव डालेंगी तो शायद वो सच कभी ना बताए। इसलिए उसने वक्त के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब एक खामोश रिश्ता बन चुका था, ना खैरात का, ना हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। प्रिया अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रिया को रोहन की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है आप कहती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है? प्रिया के हाथ से जैसे जमीन खिसक गई। ये बात तो उन्होंने सिर्फ रोहन से कही थी, किसी और को तो कभी नहीं बताई थी। उन्होंने खुद को संभाला, मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर दिल में सवाल की गूंज सुनाई देती रही। एक रात वो अस्पताल से वापस आ रही थी। बारिश जोरों की थी और रास्ते सुनसान। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। वो घबरा गई। सड़क पर कोई नहीं था, मगर तभी वो फकीर अचानक वहां प्रकट हुआ, जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहां पहुंचना है। उसने गाड़ी चेक की, चंद लम्हों में स्टार्ट कर दी और कहा, मैडम जी, इतनी रात को अकेली बाहर न निकला करें।
ये शहर आप जितना सीधा नहीं है। उसकी आवाज में फिक्र और दर्द छुपा था। प्रिया ने उसे उस रात अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, मगर उनके इसरार पर वो मान गया। घर जाकर जब वो खाने की मेज पर बैठे, फकीर ने एक निवाला लिया और आहिस्ते से कहा, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो खामोश रही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मगर अगली सुबह एक फैसला कर चुकी थी कि वो फकीर की असल पहचान जानकर ही रहेंगी। उसने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक माहिर नील कपूर से संपर्क किया और उसे वो तस्वीर भेजी जो उसने खामोशी से फकीर की खींची थी। नील ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, प्रिया, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूं। यह सुनकर प्रिया उलझन में पड़ गई। वो फकीर को सीधे शक में डालना नहीं चाहती थी। अगर वो महसूस करे कि मैं उस पर नजर रख रही हूं तो शायद हमेशा के लिए छुप जाए, उसने सोचा। तभी उसने एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने फकीर को अपने घर बुलाया और बड़ी नरमी से कहा, करण, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां रह सकते हो। फकीर, जिसने अपना नाम करण बताया था, पहले तो हिचकिचाया, मगर प्रिया के सच्चे मन ने उसे मजबूर कर दिया और वो मान गया। अब करण डॉक्टर प्रिया के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन भर वो मंदिर के पास बैठता, अपने फकीर वाले अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपचाप वापस आ जाता। प्रिया ने एक दिन उससे पूछा, करण, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई फलसफा छुपा हुआ था, कोई राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें काफी थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल से प्रिया को एक इमरजेंसी कॉल मिली। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। प्रिया का दिल धक्स रह गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले करण की जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने फौरन इंस्पेक्टर अमित को फोन किया, जो मौके पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, मगर चंद कागजात बच गए। उनमें एक तस्वीर है एक आदमी की जो हूबहू रोहन जैसा लग रहा है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन वो तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, रोहन 2022 फार्मा डील। ये अल्फाज उसके वजूद को झंझोड़ने के लिए काफी थे। क्या ये सच में रोहन है? क्या वो जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी तो लाश भी पहचान ली गई थी। पूरी रात वो नींद ना ले सकी। शक, उम्मीद, खौफ, हर एहसास दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वो मंदिर गई ताकि करण से बात कर सके, लेकिन वो वहां नहीं था। प्रिया ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर करण जैसे हवा में गायब हो चुका था। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वो खुद चुप गया? करण को ना पाकर प्रिया और परेशान हो गई। मगर जब वो शाम को घर लौटी तो करण उनके घर के बाहर बैठा मिला। पहचानने के काबिल ना था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और जिस्म पे गर्द जमी हुई थी। प्रिया ने गुस्से में आकर पूछा, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही थी। करण ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था, आप फिक्र ना करें, अब सब ठीक है। प्रिया ने फैसला किया कि वो उससे सीधा सवाल नहीं करेगी, मगर उसने नरमी से पूछा, करण, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? करण ने एक लम्हे को उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता उन लोगों को, बहुत ताकतवर हैं। ये अल्फाज थे या किसी बड़े सच की झलक? प्रिया का दिल कह रहा था कि करण कुछ छुपा रहा है और इस छुपाई हुई बात का ताल्लुक जरूर रोहन से है। चंद दिनों बाद प्रिया ने खुद गोदाम की आग की पूरी रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि आग कोई हादसा नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी और जिस संदिग्ध शख्स को आग लगने से पहले उस इलाके के आसपास देखा गया था, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मिलती जुलती थी, रोहन जैसी। इंस्पेक्टर अमित ने करण पर नजर रखने का इंतजाम किया। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा, करण रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वो मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां चंद संदिग्ध लोगों से मिलता भी है। प्रिया ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी सौदों, काले कारोबार और अंदरूनी सिस्टम की डिटेल थी। मगर इन सब में सबसे चौंकाने वाली चीज थी, खंडहर में मिलने वाले कागजात के नीचे एक पुराना खत भी दबा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब उसने वो खत खुला तो उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, रोहन, तुम्हें सच छुपाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। क्या रोहन वाकई जिंदा है?
या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, वो सोचने लगी। क्या मैं फार्मा कंपनी के मालिक से सीधे बात करूं या पहले करण से उसके सच का पर्दाफाश कराऊं? उस रात उसने करण को अपने घर बुलाया। जब करण कमरे में दाखिल हुआ तो प्रिया ने वो तस्वीर उसके सामने रख दी जो उसे गोदाम में मिली थी। उसकी आवाज सख्त हो गई। ये तुम हो करण? सच बताओ, तुम कौन हो? करण ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रिया को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। करण, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ ना बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। करण ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके रोहन से जुड़ा हुआ है। प्रिया के दिल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर करण ने उसकी तरफ झुककर एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मुख्य दफ्तर के तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां वो तमाम गैर कानूनी सबूत छुपाए गए हैं। प्रिया ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर अमित को बताया। पुलिस ने रात गए छापा मारा। उस तहखाने में जो मिला वो हैरत अंगेज था। नशे की दवाओं की भारी मात्रा, काले धन के हिसाब और दर्जनों जाली दस्तावेज, और इन सब कागजातों में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था, रोहन शर्मा। फार्मा कंपनी के कई महत्वपूर्ण कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए, मगर प्रिया के दिल का शक अभी भी नहीं मिटा था। करण अब और भी रहस्यमयी हो चुका था। वो कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। प्रिया ने एक दिन करण से दोबारा बात करने की ठानी, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा, बस देखा। करण खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी शाम प्रिया ने नील कपूर को कॉल किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? नील ने जवाब दिया, 2 दिन में। लेकिन एक बात है, अगर वो शख्स वही निकला जिसका तुम्हें शक है तो ये सब कुछ बदल देगा। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, डॉक्टर प्रिया बहुत होशियार हो चुकी हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। करण को छोड़ दो वरना कीमत भुगतना पड़ेगा। कॉल बंद हो गई। प्रिया की उंगलियां कांपने लगी। तो यह सब सच है। करण कोई आम फकीर नहीं, वो किसी बड़े राज का हिस्सा है। मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। करण का राज जानना जरूरी हो चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानती थी कि हर रात वो किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडरों की तरफ। वहां कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। प्रिया ने फैसला किया कि अब वो करण का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर अमित को फोन किया और एक योजना बनाई। अब मैं रुकने वाली नहीं हूं, चाहे सच जैसा भी हो। मैं रोहन का चेहरा साफ दिखना चाहती हूं, जीते जी या उस रात के पर्दे में छुपा हुआ। करण की हरकतें, उसकी बातों में छुपा रहस्य और उसके चेहरे की संजीदगी, सब कुछ अब एक बड़े न्याय की तरफ बढ़ रहा था। मगर जो बात डॉक्टर प्रिया अभी तक नहीं जानती थी वो ये थी कि करण कोई और नहीं बल्कि उनका शौहर रोहन शर्मा था। 2 साल पहले रोहन की मौत एक सड़क हादसे के तौर पर सामने आई थी, लेकिन वो महज एक साजिश थी। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था जिसके खिलाफ करण लगातार बातें कर रहा था। रोहन को पता चल गया था कि कंपनी नशे की गैर कानूनी तिजारत, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे काले धंधों में लिप्त है। उसने इन जुर्मों को बेनकाब करने का फैसला किया, मगर कंपनी के मालिक विजय खन्ना ने रोहन को रास्ते से हटाने की साजिश रचाई। रोहन किसी तरह बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। वो सबसे दूर होकर शहर के अंडरवर्ल्ड में पनाह ली और एक भिखारी का रूप अपनाया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ प्रिया को रोजाना एक झलक देख लेना, यही उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने सोचा, अगर मैं सामने आया तो विजय मुझे तो मारेगा ही, मगर प्रिया भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए रोहन ने करण के रूप में एक एक कदम सोच समझ कर रखा और प्रिया की मदद से धीरे धीरे इस गंदे कारोबार की जड़ें हिलानी शुरू कर दी। एक रात प्रिया और इंस्पेक्टर अमित ने करण का पीछा शुरू किया। वो हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी का पीछा होने का शक हो। काफी देर बाद वो एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। ये वही गोदाम था जहां चंद हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रिया का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां रोहन की तस्वीर मिली थी? क्या करण यहां कुछ खास तलाश करने आया है? अमित ने इशारा किया कि वो छुपकर गोदाम के पीछे जाए। वहां एक और शख्स करण से धीमी आवाज में बात कर रहा था। एक लंबा पतला आदमी जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वो शख्स करण को एक छोटा सा पैकेट देकर तेजी से गलियों में गायब हो गया। अमित ने प्रिया से कहा,
हमें वो पैकेट देखना होगा, हो सकता है कोई सबूत हो। मगर प्रिया की नज़र करण पर जमी हुई थी। वो गोदाम के अंदर गया और अंधेरे में जा बैठ गया। जब प्रिया और अमित कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए तो वहां जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फैली हुई थी। एक कोने में करण एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने वही पैकेट खुला हुआ था जिसमें चंद तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। प्रिया और अमित ये सब दूर से देख रहे थे। अचानक करण ने वो तस्वीरें जला दी। प्रिया हिल गई। क्या वो सबूत मिटा रहा है या उनमें कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाना चाहता है? अमित ने धीरे से कहा, हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए। शायद वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। हमें और सबूत चाहिए। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसका दिल उलझ चुका था। करण की हर हरकत, हर खामोशी और हर नज़र अब सब कुछ रोहन की याद दिलाता था। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत करीब है जब सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। अगली सुबह प्रिया ने सामान्य अंदाज में करण से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करण की रहस्यमयी खामोशियां प्रिया के दिल को खटकने लगी थी। एक रात जब वो कमरे में आई तो देखा करण सो चुका है। उसने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव करण की जेब में अभी भी रखी है जो वो गोदाम से लेकर आया था। प्रिया ने धीरे से ड्राइव निकाली और दबे पांव अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी। ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वो हिचकिचाई नहीं। पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। 2 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। एक आवाज़ विजय खन्ना की थी, जिससे वो एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज़ किसी अनजान शख्स की थी जो किसी गुप्त प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर ये फाइल लीक हो गई तो हम सब गए। वो सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है। विजय ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, वो अब हमारे रास्ते में नहीं है, मगर एहतियात ज़रूरी है। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो सॉफ्टवेयर वाला रोहन था? फिर उसने तस्वीरें खोली। उनमें विजय और उसके साथी गोदाम में नशे की चीज़ों की पैकिंग करते दिख रहे थे, लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने प्रिया को हिलाकर रख दिया। तस्वीर में एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें और चाल रोहन जैसी। तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब उसने वीडियो चलाया। वीडियो में विजय किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वो किया, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इस सबसे दूर रखो। प्रिया की सांसें रुक गईं। यह आवाज़ तो करण की है, लेकिन वो विजय से क्यों बात कर रहा है? उसे मेरा नाम कैसे मालूम? उसका दिमाग शून्य हो गया। क्या करण वाकई रोहन है? और अगर हाँ, तो वे विजय से मिल रहा है। ये सब क्या है? उसने यूएसबी वापस करण की जेब में रख दी। उसका दिल कह रहा था कि करण पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उसे रोक रही थी। अब साफ जाहिर होने लगा था कि करण यानी रोहन दरअसल विजय के खिलाफ अंदर से खेल रहा था। अपनी मौत का ड्रामा रचाकर वो इस खतरनाक नेटवर्क को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब जबकि प्रिया सच के करीब पहुंचने लगी थी, करण उसे हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर दूसरी तरफ विजय को भी करण पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को करण पर नजर रखने के आदेश दे दिए। अगले दिन नील कपूर का फोन आया। प्रिया, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मैं फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। प्रिया ने करण को कुछ नहीं बताया। वह तेजी से तैयार हुई और नील के ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। नील ने उसे एक लिफाफा थमाया और कहा, ये नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका फोन बजने लगा। इंस्पेक्टर अमित की घबराई हुई आवाज थी। प्रिया, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। करण को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये विजय के आदमी हैं। प्रिया का दिल जैसे डूबने लगा। उसने लिफाफा फौरन अपनी जेब में डाला और बिना एक लम्हा गंवाए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। करण की रहस्यमयी खामोशियां प्रिया के दिल को खटकने लगी थी। हर अंदाज, हर नज़र और हर खामोश पल, सब कुछ उसे रोहन की याद दिला रहा था। आखिरकार सच उसके सामने खुलने लगा था। करण दरअसल उसका शौहर रोहन शर्मा ही था, वो रोहन जिसे सबने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया समझा था। दरअसल जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ अकेली जंग लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक विजय खन्ना था, वही संस्था थी जिसने ना सिर्फ नशे और काले धन का धंधा चला रखा था, बल्कि रोहन की जान लेने की कोशिश भी की थी। मगर रोहन बच गया और अपनी मौत का ड्रामा रचाकर करण के रूप में गुमनामी में जा छुपा। वो मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था ताकि दूर से प्रिया को देख सके। वो जानता था कि अगर वो सामने आ गया तो विजय उसे और प्रिया दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा।
इसलिए वो चुपचाप अपनी पहचान छुपाए कंपनी के अंदरूनी राज जमा करता रहा और आखिरकार उन्हें बेनकाब करने के करीब पहुंच गया। मगर अब विजय को उस पर शक होने लगा था। उसने करण को अगवा करवा लिया और शहर के बाहर एक सुनसान जर्जर कारखाने में ले गया। उस वक्त बारिश जोरों की थी, आसमान बिजली से गूंज रहा था और हर चीज खौफ का मंजर पेश कर रही थी। प्रिया इंस्पेक्टर अमित के साथ कारखाने पहुंची। अमित ने पिस्तौल निकाला और उसे पीछे रहने का इशारा किया, मगर प्रिया ने इनकार कर दिया। मुझे करण को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर करण एक कुर्सी से बंधा हुआ था। विजय उसके सामने खड़ा तंज कसते हुए हंस रहा था। तो सोचता था हमें धोखा देगा। अब बता तो असल में कौन है? तो वही सॉफ्टवेयर वाला है ना, रोहन शर्मा। करण खामोश रहा। उसमें बस विजय की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा धमाके से खुला। इंस्पेक्टर अमित पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आया। हाथ ऊपर विजय, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। गुंडों ने हथियार उठाए, मगर पुलिस की भारी तादाद देखकर पीछे हट गए। प्रिया दौड़ती हुई करण के पास पहुंची। उसने रस्सी खोली और कांपती हुई आवाज में पूछा, करण तुम ठीक हो? करण ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और सुकून दोनों का प्रतिबिंब था। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। विजय को हथकड़ी लगी। अमित ने प्रिया को बताया, ये शख्स चाहे जो भी हो, इसकी दी गई जानकारी, तस्वीरें, यूएसबी और हिम्मत ने सारे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। बाहर बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। प्रिया ने धड़कते दिल से जेब से वो लिफाफा निकाला जो नील कपूर ने उसे दिया था। वहीं कारखाने की सीढ़ियां पर खड़े होकर उसने लैब रिपोर्ट खोली। कागज पर साफ लिखा था, डीएनए मैच 99.9% रोहन शर्मा। उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब करण नहीं, रोहन था। प्रिया उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम ये हो ना मेरे रोहन? रोहन ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गईं। मैं कभी गया नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख, खौफ और जुदाई उसे एक लम्हे में बह गई। कुछ हफ्ते बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। रोहन अब साफ लिबास में, अपने असली पहचान में, मगर वही आंखें, वही मोहब्बत। प्रिया ने पूछा, अब क्या? रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब एक नई शुरुआत, लेकिन इस बार कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। सुबह की धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और वक्त जैसे थमकर उनकी नई जिंदगी का आगाज देख रहा था।